अक्सर हम लोग न्यूज़ में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सुनते हैं। हम सुनते हैं कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज किए। बैंक रेट इस बार उतना ही रखा या बैंक रेट को बढ़ा दिया या सीआरआर को कम कर दिया। इस टाइप की न्यूज़ हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता आखिर ये चीज़ें क्या है और ऐसा आरबीआई क्यों करता रहता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को समझने वाले हैं। हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम की बात नहीं करूंगी, वैसे भी हमें इस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताता है कि कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को या प्राइस स्टेबिलिटी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंडर में आती है? मॉनेटरी पॉलिसी आती है किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। लाइक इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिक रीजन क्या होता है? मनी सप्लाई को मैनेज करना। इसी मनी सप्लाई को मैनेज करके जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हम किसी या हम कहेंगे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल में करती है, या उसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे वो ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। जैसा मैंने अभी बताया, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन इकोनॉमी में आते रहते हैं उनके लिए। या दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। और डेफिनेटली कोई भी कंट्री का सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करने के पीछे एक और रीजन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सबसे पहले देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में कौन कौन से दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। यानी कि दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाती है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा क्या है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब हम जरा पहले ये देख लें कि ये इन्फ्लेशन क्या होती है, क्योंकि फिर हम आगे उस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले ये दो टॉपिक और समझिए। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस कॉन्टिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखो सिंपल भाषा, महंगाई। हम जो वर्ड बोलते हैं महंगाई, महंगाई मीन्स क्या? इन्फ्लेशन। कि जब प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहती है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अब दूसरा है डिफ्लेशन, इसी का भाई हम ये कहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट चलता है। किसके? इन्फ्लेशन के। कैसे? इसका मतलब है रेट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस कॉन्टिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरने लग जाए, कम होने लग जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। क्लियर है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। बट अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? मनी सप्लाई। हाँ जी, बिल्कुल। जो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होती रहती है, इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो है हमारा मनी सप्लाई। आप बोलोगे किस तरीके से? क्योंकि जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई घटती या बढ़ती, हम कहेंगे इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, तभी ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मनी सप्लाई मतलब हमारे पास आने वाला कैश, जो भी हमारी पर्सन है, जो भी पब्लिक है, उनके पास रखा कैश क्या क्रिएट करता है? इस मनी सप्लाई का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और यही कारण बनते हैं इन्फ्लेशन के पीछे, डिफ्लेशन के पीछे। यानी कि जब हमारी पॉकेट में पैसा है तो हम कहेंगे हम इन्फ्लेशन क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर हमारी पॉकेट में पैसा नहीं है तो हम क्या क्रिएट करेंगे? डिफ्लेशन। तो आज इन्हीं को जरा समझेंगे। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, रेपो रेट। फर्स्ट क्या है? रेपो रेट। क्या होता है ये रेपो रेट? रेपो रेट, इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। कौन किसको पैसा दे रहा है? आरबीआई पैसा दे रहा है बैंक को। देखो बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। क्लियर है? तो बैंकों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाएंगे? हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? बैंक के पास। बट जब बैंक को जरूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है। तो जब आरबीआई से पैसा लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, कितना डेज होता है? लाइक 2 से 14 डेज के लिए जब वो पैसा लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। क्लियर रखना, आप समझ में आएगा? अच्छा, इसी के जैसा एक और दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक रेट। सेम वही है। बैंक रेट में भी आरबीआई पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक को। कौन पैसा देता है? आरबीआई पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक को। उसको भी हम क्या कहते हैं? बैंक रेट। आप बोलोगे फिर दो रेट लगाने की क्या जरूरत है, एक से ही काम चला लेते। हाँ, डिफरेंस है दोनों में। वो किसके लिए था? शॉर्ट टर्म के लिए। ये किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। जब बैंक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मांगता है, जैसे भी बैंक है, उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ 10 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो बोलेंगे ठीक है इस बैंक रेट पे ले लो।
अब बोले मुझे तो 1 साल 2 साल के लिए पैसा चाहिए, तो किस पे ले लो? बैंक रेट पे ले लो। दोनों सेम ही है, समझ में आ गया? तो बैंक रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कुछ ही टाइम्स के लिए, लाइक कितने दिन के लिए? 2 से 14 डेज़ के लिए। बट बैंक रेट फॉर द लॉन्ग टर्म, लाइक फॉर ईयर्स के लिए पैसा लेता है, तो उसको हम कहते हैं बैंक रेट। अब जब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब अभी भी बताया, जब प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। प्राइस क्यों बढ़ी होगी? क्या रीज़न रहा होगा प्राइस बढ़ने का? क्योंकि हम लोगों के पास पैसा बहुत है, हम लोगों की पॉकेट में पैसा है। अब वो पॉकेट से पैसा निकलवाना है किसको? आरबीआई को, क्योंकि वो पॉकेट का पैसा बहुत खतरनाक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पॉकेट का पैसा खतरनाक है, क्योंकि वो पॉकेट का पैसा जब जाएगा मार्केट में, तो डेफ़िनेटली पर्सन जाके पैसे खर्च करेगा। तो रेपो रेट को क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? इंक्रीज़ कर देगा। क्यों? भई बैंक किससे पैसा ले रहा है? आरबीआई से। फ्री में तो देगा नहीं, किस पे देगा? रेपो रेट पे देगा। तो रेपो रेट को क्या कर दो? बढ़ा दो। अब बैंक के लिए भी मुश्किल हो गया, क्योंकि बैंक उसी से पैसा मिल रहा है रेपो रेट से, तो बैंक भी क्या करेगा? हाई रेट पे इंटरेस्ट पे पैसा मिला उसको, तो बैंक क्या करेगा? बैंक भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। इसको हम बेस रेट भी कहते हैं। तो बैंक भी क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे? डिमांड फॉर द लोन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे मान लो एक पर्सन सोच रहा था, यार मुझे तो गाड़ी खरीदनी है। ठीक है भाई, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाड़ी खरीदनी है, तो बैंक के पास गया, बोलेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो बोलेगी ठीक है। अब वो बोलेगा लेकिन लास्ट वीक तो आपका 8% था। तो बोलेगी लेकिन अभी तो बढ़ गया ना, रेपो रेट बढ़ गया। बैंक सीधा इसी टाइप की चीज़ें बोलते हैं और हमारे ऊपर से चली जाती है वो चीज़ें। तो हम क्या करेंगे? छोड़ो यार गाड़ी तो, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो गाड़ी नहीं ली जाएगी, पैसा नहीं है ना। तो क्या किया हमने? एक तरीके से मनी सप्लाई को क्या कर दिया? डिक्रीज़ कर दिया। और जब मनी सप्लाई कम हो गई, तो हमारी कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर है? तो इन्फ्लेशन में क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगी। रेपो रेट इंक्रीज़ करेगी, तो इससे बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, तो बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से लोग लोन की डिमांड को कम कर देंगे। इसी का दूसरा भाई डिफ्लेशन। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिर रही है। अब लाइव पॉकेट में पैसा नहीं है, लोगों के पास पॉकेट में पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है, तो वो कुछ खरीदारी नहीं कर रहे, यानी कुछ शॉपिंग नहीं कर रहे। अब शॉपिंग नहीं कर रहे, इसीलिए प्राइसेस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो रेपो रेट को क्या करेगा गवर्नमेंट? आरबीआई। आरबीआई क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज करने से क्या होगा? बैंक आर गेटिंग फंड एट द लोअर रेट। अब वहां से डिक्रीज हो गया, तो बैंक को भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिल गया? पैसा मिल गया। तो बैंक भी क्या करेगी? अपना जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। अब डिक्रीज करेगी तो क्या होगा? लोग लोन, जिसको नहीं भी लेना होगा, वो कहेगा चलो यार लोन तो ले ही लेते हैं, पैसा दे दो। तो लोन ले लेगी, और लोन ले लेगी तो मनी सप्लाई क्या हो गई? इंक्रीज होगी। अब लोगों की जेब में आ गया पैसा, और जब लोगों की जेब में पैसा आ जाएगा, तो क्या होगा? लोग जाके क्या करेंगे? अपना जाके शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग करेंगे तो प्राइसेस बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से रेपो रेट काम करता है, और सेम जैसे रेपो रेट काम करता है, वैसे ही बैंक रेट भी काम करता है। अब जरा देखते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में दूसरा रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा रेट क्या है हमारा? रिवर्स रेपो रेट। देखो नाम में ही बताए, पहला रेपो रेट, अब रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, अब कौन पैसा दे रहा है? अब पैसा दे रहा है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को। कौन पैसा दे रहा है? कॉमर्शियल बैंक दे रहा है आरबीआई को। आप कहोगे अब आरबीआई को क्या पैसों की जरूरत है? उसके पास तो बहुत पैसा है, छाप लेगा नोट। देखो एक चीज और बता दूं, नोट छापना इज नॉट अ सॉल्यूशन। नोट छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ती है। तो नोट तो नहीं छाप सकता, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आरबीआई तो बैंकों का बैंक है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन जब बैंक क्या होते हैं ना, भाई बैंक को पता है मेरे पास पैसा पड़ा है। अब बैंक लॉकर कहेंगे अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो तो वैसा ही रहेगा ना, वो थोड़ी बढ़ेगा। तो सोचो चलो आरबीआई को दे देते हैं, आरबीआई के पास थोड़े दिन के लिए दे, लाइक रेपो रेट पे दे देते हैं। तो 10 दिन के लिए देंगे तो कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ तो हमें फायदा मिलेगा। तो वो फायदे के लिए वो क्या करते हैं? रिवर्स रेपो रेट पे पैसा दे देते हैं। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब बैंक किसको पैसा दे रहा है? आरबीआई को। अब कितने पे? अब ये ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। अभी भी आरबीआई नहीं कहेगा नहीं नहीं भाई मुझे नहीं देना, मैं तुझे उतने रेट पे नहीं दूंगा।
जितने रेट पे मैंने तुझे पैसा दिया था, क्योंकि मैं तो आरबीआई हूँ ना, मैं तो तेरा बॉस हूँ, तो मैं तो उतने पे नहीं दूंगा, मैं तो हमेशा किस पे दूंगा, कम पे दूंगा। तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से कम रहता है, लेकिन इसको भी यूज किया जाता है। वही दो प्रॉब्लम, कौन सी, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे। क्यों किया, ताकि बैंक किसको पैसा दे, आरबीआई के पास पैसा ज्यादा उधार दे। ज्यादा उधार देगा तो उसके पास कम पैसा बचेगा लोन पे देने के लिए, उसके पास कम पैसा बचेगा लोन पे देने के लिए। लोन पे देने के लिए कम पैसा बचेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। वहीं दूसरा, डिफ्लेशन में क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को वो डिक्रीज कर देगा। डिफ्लेशन याद है ना, कि प्राइसेस गिर रही है, भाई लोगों के पास कम लोन है, पैसा कम दिया जा रहा है, तो वो देख रहे हैं तो पैसा सारा तो मेरे पास ही रख दिया इन्होंने, तो क्या करता हूँ, रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देता हूँ। आरबीआई बोलेगा बैंकों को मैंने रिवर्स रेपो रेट कम कर दी है, इससे ज़्यादा और रेट ऑफ, इससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा। तो बैंक क्या सोचे, अरे यार ये तो नुकसान हो रहा है मेरा। अब बैंक क्या करेगा, कम पैसा देगा आरबीआई को। तो कम पैसा आरबीआई को देगा तो क्या करेगा, मनी बच गई उसके पास लोन देने के लिए, किसको, जनता को। अब जनता को पैसा दे दिया तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट काम करती है। अब चला जाओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखो, ये तो वो लोग हो गए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाले, जो लोग लोन के थ्रू पैसा ले रहे हैं। अब कुछ लोग सैलरी वाले भी होते हैं, जिनके पास पैसा ऑलरेडी है, उनका पैसा कैसे निकलवाया जाए। महंगाई बढ़ रही है, भाई प्राइसेस बढ़ रही है, तो आरबीआई के दिमाग में आ रहा है कि अब इनका तो पैसा निकलवा लिया, लोन वालों को तो हम कंट्रोल में कर लेंगे, जो ऑलरेडी सैलरी वाले लोग हैं इनको कैसे कंट्रोल में किया जाए। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या करता है, बाय और सेल करता है ट्रेजरी एंड अदर सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। यानी कि आरबीआई, सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेल एंड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किसको, बैंक को। अब बोलोगे बैंक को कर रहा है, भाई बैंक, हम कहाँ जाएंगे, हम अपनी कोई भी सेविंग के लिए किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, हम आरबीआई के पास तो नहीं जाते ना। तो वो बैंकों को क्या करता है, मीडिएटर रखता है, लाइक एजेंट। आप कहोगे सिक्योरिटीज मतलब, सिक्योरिटीज क्या होती है, देखो सिक्योरिटीज ये देखे हो आपने, एल आई सी, पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो ये जो है, ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ही है। इन सिक्योरिटीज के थ्रू वो जो सैलरी वाले लोग होते हैं उनका पैसा अपने पास लेती है। समझ में आ रहा है कि क्या करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब बाय एंड सेल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, बाय और सेल करती है, ठीक है। अब वही दो प्रॉब्लम, कौन कौन सी, एक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, किसको देती है, बैंक को देती है, कि तुम जाके क्या करो, लोगों को दो, पब्लिक को दो। और उसके बदले में पैसा किसके पास चला जाता है, आपके पास, सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास चला जाता है। और ये सिक्योरिटी किसको बेची जाती है, जो हमारी आम जनता है, पब्लिक को। अब पब्लिक ने अपनी सिक्योरिटी दे दी, अब सेल की, खरीद ली उन्होंने, खरीद ली मतलब पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। तो मनी सप्लाई क्या हो गई, लो हो गई। लो हो गई तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो गई, डेफिनेटली सॉल्व हो गई। दूसरी सिचुएशन डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन में क्या है, प्राइसेस क्या हो रही हैं, कम हो रही है। तो प्राइसेस कम हो रही है, अब क्या करेगी सेंट्रल बैंक, परचेज करेगी, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, लोगों को लालच देगी किसी किसी चीज का, लालच दे के उसको क्या करेगी, बैंक के थ्रू क्या करेगी, उन सिक्योरिटीज को क्या करेगी, बेच खरीदेगी, सिक्योरिटीज को क्या करेगी, खरीदेगी। और इससे पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा, और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और पब्लिक के पास जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब आता है एक कैश रिजर्व रेशियो। एक तरीका और है, जैसे मान लो ये पर्सन है, इस पर्सन ने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए, किसके पास, बैंक के पास। अब सरकार ने, सॉरी आरबीआई ने बोल दिया सीआरआर है 10%, ठीक है भाई। अब आरबीआई को इंस्ट्रक्शन है, सॉरी बैंकों को इंस्ट्रक्शन है, किससे, आरबीआई से, कि तुम्हें जो भी डिपॉजिट तुम्हारे पास आएंगे, जो भी तुम्हारे नेट डिपॉजिट है, जो भी डिपॉजिट आएंगे, उसका 10% किसके पास रखना पड़ेगा, मेरे पास रखना पड़ेगा। जरूरी है, बोलोगे क्यों भाई, मैं क्यों रखूं, क्योंकि अगर कोई कल को दिक्कत हो गई, कल को तुम तो चले जाओगे बैंक बंद करके,
तो मैं किसको पैसा दे दूँ? मैं कैसे पैसा वापस करूँगा? तो पैसा इसी कैश रिज़र्व रेशियो का जो रखा पैसा है, इसी के थ्रू बैंक आरबीआई पैसों को वापस करता है, ठीक है? तो इसलिए हमेशा आरबीआई इंस्ट्रक्शन देता है बैंकों को कि तुम्हें जो भी डिपॉज़िट आएगा, उसको सीआरआर अब आपको क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। लाइक अभी कितना है? 3% है। अभी कौन-सा रेट चल रहा है? 3% चल रहा है। तो किसको दे दिया? ₹100 चले गए, ₹1000 जमा किए, ₹100 किसके पास चले गए? आरबीआई के। बाकी के पैसों का क्या करेगा? वो लोन दे देगा, क्योंकि बैंकों को तो ज़्यादा फ़ायदा तभी है, जब वो क्या करते हैं? लोन देते हैं। तो लेकिन कुछ पैसा आरबीआई अपने पास रख लेती है कि कल को अगर ज़रूरत पड़ गई तो उस पे ये पैसा काम आएगा। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या करेगी? इन्फ्लेशन। अब आप खुद सोचो क्या करेगी कैश रिजर्व रेशियो में? सीआरआर को इंक्रीज कर देगी। भाई पहले कितनी थी? मान लो 10% थी, अब इसी को बढ़ा दिया, 20% कर दिया। तो यानी कि पहले ₹1000 का आपको ₹100 रखना पड़ रहा था, अब उसका 20% रखना पड़ेगा। तो यानी कि पैसा कम बचा किसके लिए? लोन देने के लिए। तो इस तरीके से सीआरआर को इंक्रीज कर देगी। सीआरआर इंक्रीज हुई तो बैंक हैज टू रिजर्व मोर मनी विद आरबीआई। मोर मनी विद आरबीआई, देयर विल बी लेस मनी फॉर द लोन। लोन के लिए कम पैसा बचा। लोन के लिए कम पैसा बचा तो मनी सप्लाई क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और दूसरा इसका भाई डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या करेगी? सीआरआर को डिक्रीज कर देगी। सीआरआर को डिक्रीज कर देगी तो बैंक हैज टू रिजर्व लेस मनी विद आरबीआई। आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ेगा। आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ेगा तो मोर मनी बचेगा लोन देने के लिए। लोन लेने के लिए बचेगा तो मनी सप्लाई क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से आरबीआई सीआरआर का यूज करती है। इसी का दूसरा भाई है एसएलआर। कौन है? एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी सेम वही है कि बैंक को अपने कुछ पोर्शन, नेट डिपॉजिट जो टर्म डिपॉजिट जितने भी है उसका कुछ पैसा कैश, गोल्ड और अदर लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ेगा। देखो सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस क्या है? सीआरआर में वो जो पैसा है, कुछ पैसा वो आपको गोल्ड वगैरह में नहीं, आपको जो भी पैसा मनी के रूप में आपको किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। लेकिन ये वाला पैसा इसको अपने पास रखना पड़ता है भैया आरबीआई, वरना अच्छे से डांटेगा कि तुमने क्यों नहीं रखा, तुम पे फाइन लगेगा। तो अपना एसएलआर भी आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। ये भी बेसिक रीज़न ये होता है क्योंकि जब पैसा बैंकों को मिल गया तो वो तो लोन देने में विश्वास करते हैं कि जितना ज़्यादा लोन जाएगा उतना हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। तो आरबीआई इस तरीके से कंट्रोल करती है बैंकों को। तो फिर से देख लेते हैं, जैसे मान लो एक पर्सन ने कंपनी से कोई भी जो डिपॉजिट्स आए तो उस डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा बैंक गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में और सिक्योरिटीज के रूप में रखती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारा क्या काम करता है? जैसे अब इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं आपको समझ में। जैसे बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितने आए? 1000 रुपीज। एसएलआर है मान लो 18%, तो कितना हो गया? 180 रुपीज किसके फॉर्म में रखा उसने? 180 रुपीज किसके फॉर्म में रखा? गोल्ड सिक्योरिटीज कैश के फॉर्म में रख दिया, ठीक है। 180 रुपीज किसके फॉर्म में रख दिया? आपके गोल्ड कैश की सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख दिया। अब बाकी का जो पैसा बच गया वो क्या करेगा? वो लोन के रूप में दे देगा। तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा? एसएलआर इंक्रीज हो जाए। देखो कंफ्यूज मत होना, सीआर और एसएलआर बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। एसएलआर इंक्रीज होगा तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा कैश गोल्ड के रूप में। ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो देयर विल बी लेस मनी फॉर लोन। लोन के लिए कम पैसा बचेगा। लोन के लिए कम पैसा बचेगा तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई। दूसरी ओर डिफ्लेशन होगा तो एसएलआर डिक्रीज कर देगा। एसएलआर डिक्रीज कर देगा तो कम पैसा रखना पड़ेगा। कम पैसा रखना पड़ेगा तो मोर मनी बच जाएगा लोन के लिए और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे हमारे सीआरआर और क्या? एसएलआर। मॉनेटरी पॉलिसी का ये कौन से इंस्ट्रूमेंट थे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किए? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन से इंस्ट्रूमेंट? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट।